It's on the blockchain. No fucking way, nigga. 22 अगस्त 2024 जब एक ग्रुप ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो हाइस्ट में से एक को अंजाम दिया। इस ग्रुप में मेंबर्स थे 20 साल का मेलोन लेम, 18 साल का वीर चेतल, 21 साल का जीनडेल सेरानो, दानिश खान और शैन। ये बच्चे एक जेनेसिस क्रेडिटर को काफी लंबे समय से टारगेट कर रहे थे। उस क्रेडिटर को हल्का सा भी अंदाजा नहीं था कि वो अभी कुछ ही देर में $230 मिलियन यानी 19 अरब रुपीस के बिटकॉइन से हाथ धोने वाला है। It's on the blockchain. No fucking way, nigga. लेकिन बड़ा सवाल आखिर ये था कि उन्होंने ये किया कैसे। क्या ये सभी एक्सपर्ट हैकर थे जिन्हें एडवांस कोडिंग का नॉलेज था? जी नहीं, ये काफी आसान फिशिंग अटैक था। इन स्कैमर्स ने ये हाइस्ट बड़े चालाकी से अंजाम दिया। उन्होंने बेसिक ह्यूमन नेचर का फायदा उठाया। सब कुछ एक फोन कॉल से शुरू हुआ। एक ऐसी कॉल जो पहली नजर में बिल्कुल साधारण सी लग रही थी। कॉल करने वाले ने अपने आप को गूगल सपोर्ट का मेंबर बताया, लेकिन ये कॉल गूगल से बिल्कुल भी नहीं था। वीर चेतल, जो विज के नाम से जाना जाता था, एक स्पूफ्ड नंबर का इस्तेमाल करके विक्टिम को ये भरोसा दिलाने में कामयाब हो गया कि उनके पर्सनल अकाउंट्स में किसी तरह की अनयूजुअल एक्टिविटी और हैकिंग अटेम्प्ट हो रहे हैं। इस झूठ के साथ उसने विक्टिम के जीमेल और iCloud अकाउंट तक पहुंच बना ली, जहां उसने उनकी सिक्योरिटी की जरूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। बाद में एक और कॉल आई। इस बार जेंडेल सेरानो, जो बॉक्स के नाम से जाना जाता था, उसने क्लेम किया कि वो जेमिनी क्रिप्टो एक्सचेंज का रिप्रेजेंटेटिव है। विक्टिम को कुछ इन्फॉर्मेशन बता के ये भरोसा दिलाया गया कि उनका अकाउंट किसी हैकिंग अटैक का शिकार हो गया है। विक्टिम प्रेशर में आकर और ये समझकर कि उन्हें जल्दी एक्शन लेना होगा, विक्टिम ने अपनी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटिंग्स रीसेट कर दी। अब इन हैकर्स को वो जरूरी एक्सेस मिल गया जो उन्हें जेमिनी अकाउंट को कंट्रोल करने के लिए चाहिए था। उन्हें इसी मौके का बेसब्री से इंतजार था। उन्होंने बिना देर किए जल्दी से फंड्स को एक कॉम्प्रोमाइज्ड वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया। हालात तेजी से खतरनाक हो रहे So हैं। horrible. You can't. Bro, I've been fucking busy, Caleb. Planning a heist. लेकिन विक्टिम अभी भी इस पूरे डिजास्टर से बेखबर था और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने जा रहा है। जब विक्टिम से एनीडेस्क एप्लीकेशन, जो एक रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर है, उसका इस्तेमाल करने को कहा गया तो उसने ये समझा कि ये उनके एसेट्स को सिक्योर करने का बस एक और स्टेप है। लेकिन असल में ये उनका आखिरी वार था। जैसे ही विक्टिम ने अपना स्क्रीन शेयर किया, ये बिना जाने कि उनके बिटकॉइन वॉलेट के प्राइवेट कीज एक्सपोज हो गए हैं और कुछ ही क्लिक्स में उनका सारा डिजिटल फंड उनके हाथों से चला जाएगा। एक प्राइवेट वीडियो में उन्होंने अपने लाइव रिएक्शन रिकॉर्ड किए जब उन्होंने 4064 बिटकॉइन के सक्सेसफुल ट्रांसफर देखे, जो उस वक्त $230 मिलियन से ज्यादा के थे। उनका एक्साइटमेंट उनकी बातों से नजर आ रहा था जब उन्होंने अपने वॉलेट में ये पैसे देखे। $242 million. Yes. Holy fuck, nigga. Oh my god. Oh my god. लेकिन अभी भी कई सारे एक्सपर्ट को इस बात का यकीन नहीं होता कि उन्होंने ऐसे बड़े हाइस्ट को कैसे अंजाम दिया। किस तरह कोई इतना अमीर इंसान इतनी आसानी से धोखा खा गया और उन्होंने इतने बड़े क्राइम करते वक्त अपने आप को रिकॉर्ड क्यों किया। ये वो सवाल हैं जो शायद कभी भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पाएंगे। लेकिन एक बात क्लियर थी, पैसे अब क्रिमिनल्स के पास थे और उन्हें पता था कि उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। 17 मिनट बाद उन्होंने जल्दी से मनी लॉन्ड्रिंग का काम शुरू कर दिया। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग इसलिए की ताकि साइबर अथॉरिटीज के लिए स्टोलन क्रिप्टो को ट्रैक करना मुश्किल हो जाए। उन्होंने बिटकॉइन को छोटे छोटे अमाउंट्स में डिवाइड किया और 15 अलग अलग एक्सचेंजेस पर ट्रांसफर किया। एक कॉमन टैक्टिक जो पील चेन्स के नाम से जाना जाता है। इसका आइडिया ये था कि बड़े ट्रांजैक्शंस को छोटे छोटे ट्रांजैक्शन में बांट दिया जाए ताकि उन्हें ट्रेस करना मुश्किल हो जाए। बिटकॉइन को लाइटकॉइन में बदला गया, लाइटकॉइन को इथेरियम में और इथेरियम को मोनेरो में। ये प्रोसेस कुछ दिनों तक चला जिसमें लगातार अलग अलग करेंसीज और एक्सचेंजेस के बीच स्वैपिंग होती रही, जिससे ट्रैकिंग ट्रेल को और भी ज्यादा Go to ऑब्स्टेकल the top किया। right, the settings bar. Upon crashing immobilize the enemy target. Settings. कुछ ही देर में ये सारा चुराया हुआ पैसा अब व्हाइट मनी बनने जा रहा था, जो अब स्पेंड करने के लिए रेडी था और इन सभी क्रिमिनल्स ने इसे खर्च करने में कोई देर नहीं की। हाइस्ट को अंजाम देने से एक दिन पहले ही उन्होंने ऑलरेडी ये प्लानिंग शुरू कर दी थी कि इसे खर्च कहां और किस चीज में करना है। वो आपस में टेलीग्राम्स पर लिंक शेयर कर रहे थे जिसमें उन्होंने एक्सपेंसिव लग्जरी क्लोथ्स के लिंक्स आपस में फॉरवर्ड किए, जिसे वो ल्यूइस विटॉन, गिवेंची और फिलिप लिन जैसे ब्रांड से खरीदना चाहते थे। जबकि क्रूज के ज्यादा मेंबर्स ने सेफ रहने का फैसला किया, अपनी आइडेंटिटी को लो प्रोफाइल में रखा और स्ट्रगलिंग के टेम्पटेशन से बचने की कोशिश की। इसमें एक आदमी था जो बिल्कुल अलग दिख रहा था। उसका नाम था मेलोन लेम। मेलोन लॉस एंजलिस में रहता था और जैसे ही उसने अपने हिस्से का पैसा रिसीव किया, उसने अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल का मजा लेना शुरू कर दिया। जो कुछ भी पहले उसने अमीर लोगों को एंजॉय करते देखा था, अब वो सारे ऑप्शंस उसके लिए अवेलेबल थे। नाइट क्लब्स उसका दूसरा घर बन गया था। लगभग हर रात वो क्लब्स में बिताता था, वीआईपी सेक्शंस और बॉटल सर्विसेज पर भारी अमाउंट्स खर्च करता था। उसके बार टैप्स तो काफी चौंकाने वाले थे।
वो कुछ रातों में $2,65,000 से लेकर $3,00,000 और कभी कभी एक रात में $500,000 भी खर्च कर रहा था। अगर आप उस क्लब में होते तो आप उसे मिस नहीं कर सकते थे। उसका नाम क्लब्स के साइन पर चमकता रहता, डीजेस उसका नाम शाउट आउट करते और सबका ध्यान उसी की तरफ होता। वो देखते देखते सबका फेवरेट बनते जा रहा था, क्योंकि जब भी वो क्लब में होता था तो सबको फ्री में ड्रिंक्स मिलती थी। वो पैसे को सिर्फ एक कागज की तरह ट्रीट कर रहा था। एक बार उसने एक डीजे को 6 लीटर बॉटल ऑफ गोल्डन एस ऑफ स्पेड शैंपेन दी। एक बार और उसने एक डीजे को $2,000 टिप दिए और क्लब के सारे अनओपन बॉटल्स को अपने घर भिजवा दिया। लेकिन लॉस एंजलिस की इतनी मस्ती के बाद भी उसे लगता था कि ये काफी नहीं है। उससे और अटेंशन चाहिए था, और लग्जरी और एक्स्ट्रावेगेंस। फिर उसने मियामी के लिए एक प्राइवेट जेट चार्टर की। मियामी में उसने अपनी अय्याशियों को एक नई ऊंचाई दी। मियामी में मेलोन ने एक वाटर फ्रंट मैंशन में अपना बेस बनाया। ये कोई आम घर नहीं, बल्कि एक $10 मिलियन की स्टेट थी, जिसका मंथली रेंट $62,000 यानी 52 लाख रुपए था। ये मेंशन बहुत बड़ा था। इसका एरिया 8,500 स्क्वायर फीट से ज्यादा था। 25 फीट सीलिंग्स, 10 बेडरूम्स और एक ह्यूज पूल के साथ जकूसी। घर में 2 बड़े फ्रंट गेट्स और एक गैराज। इस गैराज को उसने सुपर एक्सपेंसिव कार्स और लग्जरी व्हीकल्स से भर दिया। मेलोन ने कई एक्सपेंसिव और लग्जरियस कार खरीदी। एक ब्लैक मैंसरी फरारी SF90, एक व्हाइट लैम्बोर्गिनी उरुस, एक फुल्ली किटेड आउट व्हाइट मैंसरी लैम्बोर्गिनी उरुस विद बेबी ब्लू इंटीरियर, एक मैट ब्लैक लैम्बोर्गिनी रिवोल्टो, न्यू पोर्श 911 GT3 RS, न्यू फरारी SUV इन ब्लैक, 2 मर्सिडीज बेंज G क्लास और एक मैट ब्लैक कैमो रैप के साथ, एक कन्वर्टेबल मैक ब्लैक और पिंक रोल्स रॉयस डाउन, एक ब्लू BMW M4, एक और मैट ग्रे लैम्बोर्गिनी रिवोल्टो, एक ब्लू लैम्बोर्गिनी उरुस, एक ऑल वाइट बॉडी किट लैम्बोर्गिनी एवेंटेडर SVJ जिसमें मेलोन का नाम डोर के नीचे लिखा था, एक मैट ब्लैक फरारी 812 सुपरफास्ट, एक और लैम्बोर्गिनी एवेंटेडर SVJ इन ब्लू, एक पिंक उरस जो मेलोन ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए खरीदा था ताकि वो उससे दोबारा हुकअप कर सके, लेकिन वो लड़की ने उसे दोबारा रिजेक्ट कर दिया। एक फुली ब्लैक कार्बन फाइबर मैक्लेरन 765 LT, एक ब्लू पगानी हुआयरा और कई और कार्स। अगर आपको अब तक समझ नहीं आया तो मेलोन हमेशा फैशन में था। उसने हाई एंड डिजाइनर ब्रांड्स जैसे लुई विटॉन और गिवेंची पहना। उसका स्टाइल काफी एक्सपेंसिव था और उसके सबसे महंगे पीस ऑफ क्लोथिंग मॉन्क्लर माया 70Y पाम एंजल्स जैकेट जो अकेला $15,000 या उससे ज्यादा का था। लेकिन क्लब्स और कार्स पर इतना पैसा खर्च करने के बाद मेलोन ने फाइनली डिसाइड किया कि वो अब अपने पैसे को टाइमलेस पीसेस में इन्वेस्ट करे जो समय के साथ अपनी वैल्यू बनाए रखे। जैसे ये क्यूबन लिंक चेन ब्रेसलेट्स जो डायमंड से भरे हुए थे, एक रिचर्ड मिली जो डायमंड से कवर था और अपने हर एक फिंगर के लिए एक डायमंड रिंग। एक रिचर्ड मिली काफी नहीं था तो उसने कई खरीद लिए। उसकी ग्लासेस तक डायमंड से भरी थी। जब मेलोन अपनी दौलत के नशे में चूर था और अपना नाम अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में बनाए हुए था, उसी वक्त वो गलत टाइप के अटेंशन भी ड्रॉ कर रहा था। उसके आउटरेजियस स्पेंडिंग और अटेंशन की चाह ने अथॉरिटीज और ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स को उसके पीछे लगने का मौका दिया। इन्वेस्टिगेटर्स जैसे जैक XBT जैसे प्रोमिनेंट फिगर्स बारीकी से इस चुराए हुए फंड के फ्लो को ट्रैक कर रहे थे। जैक XBT कोई आम इन्वेस्टिगेटर्स अथॉरिटीज नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे स्मार्ट टीम है जो सिर्फ बड़े हाइस्ट और चोरी को इन्वेस्टिगेट करती है। वो हर एक मूव पर चौकन्ना थे जब मेलोन कार्स, क्लब्स और लग्जरी आइटम पर पैसे खर्च कर रहा था। जितना ज्यादा उसने खर्च किया उतना ही ज्यादा ये कंफर्म होते जा रहा था कि उसकी ये बेशुमार दौलत उस हाइस्ट के कनेक्शन से जुड़ी है। जल्द ही दीवारें बंद होने लगी। मेलोन को लगा था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन पीछे से लॉ एनफोर्समेंट एक्सपर्ट जैसे जैक XBT ऑलरेडी सबको जोड़ रहे थे। उसकी फ्लैशी स्पेंडिंग के थ्रू इन्वेस्टिगेटर्स ने बड़े ट्रांजैक्शन ट्रैक किए जो स्टोलन बिटकॉइन से जुड़े थे। ब्लॉकचेन एनालिसिस का यूज करते हुए फंड मूवमेंट का मैप बनाया गया। बॉक्स और विज ने मनी लॉन्ड्रिंग के दौरान कुछ गलतियां की। कई बार उन्होंने एक्सीडेंटली स्टोलन फंड्स को अपने पर्सनल एसेट से लिंक कर दिया। जैसे विज ने धोखे से अपना पूरा नाम एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान लीक कर दिया, जबकि बॉक्स ने डिपॉजिट एड्रेसेस को दोबारा यूज किया जिससे उन्हें फंड्स को ट्रेस करना आसान हो गया। ये गलतियां रिकॉर्डेड कन्वर्जेशन और डिजिटल फुटप्रिंट्स के साथ क्रिमिनल्स की एक्टिविटी का एक क्लियर ब्लूप्रिंट बन चुका था। सितंबर 2024 के मिड तक FBI और दूसरे अथॉरिटीज के पास काफी एविडेंस आ गए थे एक्शन लेने के लिए। 19 सितंबर को फेडरल एजेंट्स ने मेलोन के मियामी मैंशन पर रेड किया जहां उसे अरेस्ट किया गया। वो सभी लग्जरीज के बीच था जिसे उसने ये चुराए हुए बिटकॉइन से खरीदा था। मेलोन जो बस थोड़े समय के लिए एक राजा की तरह जी रहा था, अब उसके हाथ में हथकड़ी थी और वो जेल जा रहा था।